हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यू वर्ल्ड। हम लोग के यूट्यूब चैनल एड्यू वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां हम लोगों ने इस चैप्टर को छोड़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। इसको हम लोग आगे देखिए, ये सब पार्ट हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। यदि आप लोगों ने किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख सकते हैं। तो 4 पार्ट के लिए इन मैटर वगैरह ये सब हम लोगों ने कर लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर हम लोग चले थे, जिसमें कि हम लोगों ने थॉमसन्स मॉडल देख लिया था। इसके बाद हम लोगों को देखना था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी थी कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। ये बच्चों, ये क्लास का जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, क्योंकि यह बेस है एटम का। जो भी स्ट्रक्चर है और जो भी इसका बॉन्डिंग है, ये समझने के लिए आपको इस मेटल मॉडल को पढ़ना ही पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना पड़ेगा। और जब अगर आप पे इसके कमांड आपका हासिल हो जाती है तो समझिए कि आपको केमिस्ट्री में फिर फर्दर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोल करके देख सकते हैं उसके साथ में ही। और यहाँ पढ़ने की आपकी एक का फ़ायदा आपको ये है डी वर्ल्ड पर कि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत जल्दी नहीं अवेलेबल होता है। लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, कोई लाइन बाय लाइन बुक को नहीं पढ़ाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बुक बाय बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आइए रदरफोर्ड मॉडल में समझते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर अरेंज्ड हैं। तो वैसे तो सभी जितने भी साइंटिस्ट थे सबको ये बात जानना था, और इसी वजह से उन लोगों ने अलग अलग अपना मॉडल भी दिया था। तो उसी तरह से रदरफोर्ड साहब जो थे, इनको भी यह बात जानने में बहुत उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी इनको कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। यदि आप लोग कोई नए हैं स्टूडेंट्स हम लोग को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन दबा के, बेल बटन दबा करके, और नोटिफिकेशन पर्सनलाइज ऑल कर लें। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। रदरफोर्ड ने यह जानने के लिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज होता है एटम के अंदर, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वे आर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही तेज मूव करता हुआ अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डिंग कराया गया, पटका गया थिन फॉइल, पतला, बहुत पतला गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहें तो आप विकीपीडिया पर सर्च कर सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में, लेकिन आपको इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, और एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, जो कि हीलियम 4 न्यूक्लियस का एक आइडेंटिकल पार्टिकल बनाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है, इससे अधिक आपको जानना ही नहीं है। सिर्फ आप इतना समझिए कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बस अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में। नाउ, तो अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया गया था किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब यहाँ से कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि उसने गोल्ड फॉइल पर ही ऐसा क्यों किया। तो गोल्ड फॉइल के ऊपर इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह चाहता था, या वे चाहते थे कि जितना पतला से पतला लेयर बनाया जा सके उसको वो बनाना चाहते थे। और हम लोग जानते हैं कि गोल्ड की जो मेलिएबिलिटी है बहुत ही हाई होती है, डक्टिलिटी भी इसकी बहुत ही हाई होती है। तो मेलिएबिलिटी हाई होती है, इसलिए इसको हैमर किया जा सकता है, थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, तो ये बहुत ही पतला बन सकता है। तो यह जो गोल्ड फॉइल बना था वह लगभग 1000 एटम्स ठीक था, मतलब मात्र 1000 एटम ही इसमें थे। इतना पतला ये गोल्ड फॉइल था। ये गोल्ड फॉइल इस तरह का था, और इसमें एटम्स की संख्या कितनी थी? मात्र 1000। इतना पतला इन्होंने लिया था। तो निश्चित रूप से गोल्ड के अलावा और कोई भी ऐसा जनरली इनको नहीं मिला मेटल की इतना पतला ये फॉइल बना सके, इसलिए इन्होंने गोल्ड का चुनाव किया। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में समझिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। मैंने बताया 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, इसलिए इसका मास कितना होता है? 4 यूनिट का होता है। याद रखेंगे, हीलियम आयंस, डबली चार्ज हीलियम आयंस से बने जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनका मास जो है 4 यूनिट का होता है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए बहुत तेज़ी से अगर अल्फा पार्टिकल्स को किसी चीज़ के ऊपर बम्बार्ड किया जाए तो उसके अंदर एनर्जी अच्छा खासा हो जाता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतना ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम लोग उसे नेकेड आई से भी नहीं देख पाते हैं। जब तक हम लोग इसके में माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल ना करें
वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर, नॉर्मली जनरल माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख पाएंगे। तो तब तक जो है हम लोग नहीं देख पाएंगे कि जो है किस तरह से एटम या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं। इवन एटम को भी नहीं देख पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो बात ही जुदा है। तो इसलिए जब इसका 4 यूनिट मास है अल्फा पार्टिकल्स का, इसलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ, जब ये फास्टली मूव करता है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है। Now it was expected that the alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold atom. यह ऐसा सोचा गया था, ऐसा माना गया था कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड एटम के अंदर जो सब एटमिक पार्टिकल्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि जो भी होंगे, उनके द्वारा क्या किए जाएंगे, डिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे, उनका रास्ता परिवर्तित कर दिया जाएगा, उनको अपने पाथ से हटा दिया जाएगा। ऐसा मानना था साइंटिस्ट का। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेयर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, लेकिन प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन से ज़्यादा हैवियर होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अल्फा पार्टिकल्स में दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है अल्फा पार्टिकल्स में, इसलिए वो एक प्रोटॉन से ज़्यादा हैवी होते हैं। एक प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है, ये समझिए एक प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल्स में क्या है, 2 प्रोटॉन है, तो निश्चित रूप से हैवी कौन होगा, अल्फा पार्टिकल्स होंगे। He did not expect to see large deflections, लेकिन चूंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मास था और ये प्रोटॉन से ज़्यादा हैवियर था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसने अल्फा पार्टिकल्स ने नहीं क्रिएट किया। हम लोगों ने नहीं देखा, या साइंटिस्ट ने उस समय अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन के साथ नहीं देखा। अब समझिएगा, यही देखिए, ये गोल्ड थिन फॉइल जो है, इस तरह से समझिए आपकी ये थिन गोल्ड फॉइल है, और इसके अंदर ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ये एटम्स हैं। समझिए इस तरह के एटम्स, 1000 एटम्स का थिक ये गोल्ड फॉइल था। कितने का, 1000 का। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1000 एटम्स थिक था। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है, जब इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया गया, ये एरो से शो किया हुआ यहाँ पर, ये एरो जो जा रहा है ये अल्फा पार्टिकल्स को समझिए आप। तो जब इसको बॉम्बार्डमेंट कराया गया, इसके ऊपर पटका गया, तो देखिए क्या होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल, ये चीज़ को हम लोग अभी पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को बिल्कुल, या साइंटिस्ट को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा। जो भी ये सोच रहे थे कि ऐसा 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 होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ अलग ही हुआ। क्या क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वह स्ट्रेट, सीधे सीधे गोल्ड फॉइल से बाहर निकला है। अब देखिए यहाँ पर यह जो बाहर निकलने का दिख रहा है आपको, ये तीर से यहाँ दिखाया जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं ये सब। तो ज़्यादातर देखिए इसमें संख्या देखिए इधर कितना है जाने वाले, इन का संख्या कितना है ये देखिए, और यहाँ पर देखिए आउट की संख्या क्या है। तो आप समझेंगे कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स अंदर की ओर आ रहे थे वह इसको पास करके बाहर निकल गए। तो जो डिफ्लेक्शन की बात सोची जा रही थी साइंटिस्ट के द्वारा कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, वैसा नहीं हुआ, जबकि उल्टा हो गया। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एटम से पार हो गए। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल्स को थोड़े से एंगल से, यहाँ देखिए थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट होकर के, लेकिन यह भी बाहर निकला है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्शन के साथ शो करते हुए, देखिए इसका पाथ अगर यही होता तो इसका ऐसा सीधा पाथ होता, ये थोड़ा सा एंगल बना करके क्या हुआ, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर गया, डेविएट हो गया। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। 12,000 संख्या में अगर देखा जाए कि 12,000 की संख्या में देखी जाए अगर पार्टिकल्स को, यानी अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को 12,000 अल्फा पार्टिकल्स को अगर बम्बार्डिंग कराया गया है, तो इसमें से मात्र एक ऐसा पार्टिकल था जो क्या किया, वो अपने पाथ पर वापस आ गया। ये देखिए, ये इससे शो कर रहा है, यानी ये इस पाथ पर गया था, यहाँ इस पाथ पर गया था और इसी पाथ पर वापस चला आया। तो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था जो क्या किया, रिबाउंड कर गया, वो अपने पोजीशन से फिर वापस उसी स्ट्रेट लाइन में, उसी पाथ में वापस आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशंस को देखा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। 3 ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे। पहला था कि ज़्यादातर जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल पास कर गए, यानी अल्फा पार्टिकल्स से, ये एटम से होकर के अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधी पास कर गए ज़्यादातर। दूसरा हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे कुछ, वो क्या हुए,
कुछ एंगल बना के, छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए। ये थोड़ा सा एंगल बना कर क्या किया, अपने पाथ से विचलित हो गए, डिफ्लेक्ट कर गए। और तीसरा, 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल अपने ही पाथ पर वापस चला आया। यह जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए एक बात समझिए, सीबीएसई ने सिलेबस को कुछ कट किया है, लेकिन आप लोग उस पर मत जाइए, क्योंकि उससे आप लोगों को नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस कट करने से कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बेसिक्स अगर आपके नहीं तैयार होंगे तो आगे जब आप 11th में जाएंगे, ये तो मान लीजिए कट जो हुआ है सिलेबस, वो तो मात्र इसी साल के लिए हुआ है, ऐसा तो नहीं कि हर साल के लिए हो गया है। आप लोग यदि अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है या जो सीबीएसई ने करिकुलम निकाला है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये बस एक साल का ही सिलेबस में चेंज हुआ है। इसलिए आप लोग पूरे सिलेबस को पढ़िए, ताकि आगे सिलेबस में आपको दिक्कत ना आए। अब समझते हैं कि रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा। यदि आप लोगों को क्लास सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। अभी जिन लोगों ने बेल आइकन को नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पर्सनलाइज नोटिफिकेशन ऑल कर दें। अब निश्चित रूप से आप लोगों को फिर मेरी इस चैप्टर की वीडियोस मिलती रहेंगी। पहले कुछ प्रॉब्लम के कारण या हम लोग सोच रहे थे कि या तो स्कूल खुल सकते हैं, तो ये सब बातों की वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ पाए, लेकिन अब निश्चित रूप से आप लोगों को मेरे वीडियोस निश्चित रूप से अब मिलते रहेंगे। अब देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, अगर रदरफोर्ड साहब के शब्दों में बात की जाए, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट यू। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही है, समझिएगा। देखिए एनसीईआरटी को क्यों कहा जाता है, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि या तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या बोर्ड एग्जाम्स हो या कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई होती हैं, जिसको कि आप 10-15 लाइन में पढ़ेंगे अदर टेक्स्ट बुक्स में या अदर बुक्स में, तो आपको समझ में आएंगी। तो इसको समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने चुना है एनसीईआरटी को, क्योंकि इसको पढ़ना कठिन होता है। बाकी किताबें तो आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ना समझना कठिन होता है। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि यह जो रिजल्ट था कि 12,000 में से एक पार्टिकल जो है रिबाउंड कर गया, यह इतना आश्चर्यजनक था। आप समझिए कि अगर 15 इंच का 15 इंच 15 इंच समझते हैं, 15 इंच का मतलब होता है 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 1 फीट से 3 इंच अधिक, ये हो जाएगा 15 इंच। तो अगर 1 फुट से अधिक 3 इंच या 15 इंच अगर सेल यानी कि बुलेट को आप किसी टिश्यू पेपर पे क्या कीजिए, फायर कीजिए गन से, अगर आप किसी 15 इंच सेल बुलेट को फायर कीजिए किस पर, टिश्यू पेपर पर, और वहां से वो क्या हो, लौट आकर के और आपको लग जाए। मैंने ये इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक रिजल्ट था इसका, इस एक्सपेरिमेंट का, जो कि 12,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड कर जा रहा था। तो सोचिए कितना आश्चर्यजनक है कि 15 इंच यानी 1 फीट 3 इंच का बुलेट आप फायर करें, और सिर्फ टिश्यू पेपर से, इतना पतला टिश्यू पेपर होता है, वो क्या करे, उसको रिबाउंड कर दे, और रिबाउंड करके वो आकर के आपको लग जाए। सोचिए, तो बेहद आश्चर्यजनक चीज़ था। तो ऐसा ही इन्हें लगा। तो ये रदरफोर्ड साहब के बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में कुछ दिया हुआ है। इन्होंने 1871 से 1937 तक ये थे। ये स्प्रिंग ग्रोव में जन्म लिया था इन्होंने 30 अगस्त 1871 में। उनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड is known as father of nuclear physics, either Rutherford, okay. He is famous for his work on radioactivity. ये अपने रेडियो एक्टिविटी के लिए किए गए कामों के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहे, फेमस रहे। एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑन एन एटम, और इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, विद द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और ये बहुत चर्चित, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये बहुत चर्चित जो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, और इसको आपको निश्चित रूप से याद भी रखना है, ठीक है। इस तरह से ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908, 1908 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके पहले भी थॉमसन साहब को भी नोबेल प्राइज मिला है, तो वो सब आप लोग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इन लोगों की जीवनी पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विथ हिज आइज क्लोज्ड। मान लीजिए कोई बच्चा एक दीवार के सामने खड़ा है और अपनी आंखें उसने बंद कर ली है।
लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस, और कुछ दूरी से वो क्या कर रहा है, उस दीवार पर, कुछ दूरी से उस दीवार पर पत्थरें फेंक रहा है। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल, तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जब कहीं स्ट्राइक करती है तो वहाँ फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और उसके रिजल्टिंग वाइब्रेशंस होते हैं और साउंड हम लोग को सुनाई देता है। तो उस बच्चे को क्या होगा, वो पत्थरों की आवाज़ सुनाई देगी। इफ़ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स, यदि 10 बार वो ऐसा करता है तो उसको 10 बार आवाज़ें सुनाई देंगी। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वेयर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ड वायर फेंस, लेकिन यदि आंख बंद कर दिया जाए किसी पट्टी से, एक बच्चे का आंख बंद कर दिया जाए और उसको क्या करना हो, पत्थरें फेंकना हो, कहाँ पर फेंकना हो, बार्ड वायर फेंस। बार्ड वायर फेंस क्या होता है, कटीली तारों का इस तरह का फेंस होता है जिसको कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है लगाया जाता है। ठीक है, इसको तारों का बाड़ भी कहा जाता है। समझ गए बातों को आप लोग? आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा इस तरह से, देखिए इस तरह से तार को, कटीली तारों को इस तरह से जो लगाया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इसमें जो है इस तरह से नुकीले निकले जाते हैं तार बहुत सारे। घरों में भी लगाया जाता है ताकि ट्रेसपासर्स जो है वो बाहर का लोग जो है छत फांद करके या दीवार फांद करके घर में ना घुस जाए। तो यदि इस तरह के किसी बार्ड फेंस पर बच्चे को आंख बंद कर दिया जाए, उसके पट्टी से बांध दिया जाए और उसमें क्या किया जाए, इस तरह के वायरिंग फेंस वायरिंग पर क्या किया जाए, पत्थर फेंकने को कहा जाए, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग, बहुत ज़्यादातर पत्थर जो है वो इस फेंसिंग को नहीं लगेंगे। एंड नो साउंड वुड बी हर्ड, और क्या होगा, आवाज़ भी नहीं आएगी, क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो क्या होगा, पत्थर आर पार हो जाएगा। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउज द स्टोन टू पास थ्रू दैम। फॉलोइंग A similar reasoning, Rutherford conclude from the alpha particle scattering experiment, इसी चीज को समझते हुए और रदरफोर्ड साहब ने यह कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट का। और वो कंक्लूजन क्या क्या है, तो देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी, एक तो ऑब्जर्वेशंस, इसके पहले ये चीज़ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या चीज़ को सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये पॉइंट। देखिए रदरफोर्ड साहब के बारे में 3 पॉइंट, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 कि उससे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिले, और तीसरा कि उन्होंने उससे क्या क्या कंक्लूड किया। तो ये 3 चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो रदरफोर्ड साहब का जो भी इसके अंदर एक्सपेरिमेंट की बातें हैं वो सब आपको याद रहेंगी। तो कंक्लूजन क्या क्या था, देखिए मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर बहुत सारा जगह क्या है, खाली है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, सीधे सीधे बाहर निकल गए थे। अब सोचिए यदि दीवार होता, दीवार के सामने जो बच्चा पत्थर मार रहा था तो ये दीवार पर टकरा करके क्या मिलता, उसको आवाज़ मिलता। लेकिन जब ये बार्ड फेंस पर ये जब पत्थर को फेंका तो चूंकि इसके बीच का जगह बहुत अधिक है तो पत्थर क्या हुआ, उस पार चला गया और बिल्कुल भी इससे आवाज़ नहीं आई। लेकिन यहाँ पर क्या पत्थर उस पार गया, क्या नहीं गया, वो टकरा करके वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैटर है। लेकिन अगर आप देखिए यहीं पर इस अल्फा पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट के, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है ये देखिए ये बाहर निकल आए। इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या है, स्पेस है। नहीं, स्पेस अगर नहीं होता तो ये बाहर कैसे आते, वो तो टकरा करके इधर उधर चले जाते या वापस लौट आते। तो यही बात समझ में आई हमारे रदरफोर्ड साहब को, और उन्होंने यह बात कही और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर स्पेस जो होता है एटम के अंदर वो खाली होता है, क्योंकि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास कर गए थे गोल्ड फॉइल से बिना ही उसको डिफ्लेक्ट किए हुए। ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब देखिए अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पता है इसके अंदर 2 प्रोटॉन होता है, तो चूंकि 2 प्रोटॉन इसके अंदर होता है तो प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन मतलब एक तो इधर जाएगा एक इधर जाएगा, दे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो। जैसे मैग्नेट का अगर 2 पोल है, एक तो नॉर्थ है दूसरा भी नॉर्थ ही है, और दोनों को आसपास लाया जाए तो क्या होगा, वहाँ भी रिपल्सन होगा। तो सेम पोल या सेम चार्ज रिपेल इच अदर वाइल अपोजिट पोल या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। बहुत कम पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे उनके पाथ से,
यह दर्शाते हुए कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो बहुत ही कम जगह पर है, यानी जहाँ जहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ वहाँ पर इसका मतलब क्या था कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, जो कि इस हीलियम के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कैसा फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स लगाया, जिसकी वजह से यह अपने पाथ से डेविएट कर गया। समझ गए। और तीसरा, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। मैंने कहा था ना 12,000 में से एक ही केवल क्या किया, रिबाउंड किया, 180 डिग्री पर वापस आ गया। ठीक है, 180 डिग्री पर वापस आ गया। कितना, 12,000 में से एक, यानी बहुत स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। इससे क्या इंडिकेट हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं और मास ऑफ गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, कि वह जो है एटम के बहुत ही एक छोटे जगह पर, एक एटम के अंदर एक बहुत ही छोटे जगह पर सारे पॉजिटिव चार्ज केंद्रित हैं। ठीक है, एक जगह पर केंद्रित हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है, बहुत ही छोटे एरिया में है, क्योंकि बहुत सारे देखिए अलग अलग जगह से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अलग अलग जगह से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, पासिंग हुआ अल्फा पार्टिकल्स का। लेकिन जो 180 डिग्री पर जो पाथ पर वापस उसका लौटना था वह इसी पाथ से हुआ, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पर ही कंसंट्रेशन है इसका अधिक। तो बहुत ही ये बात को समझना जरूरी है कि मास ऑफ द गोल्ड एटम और पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे क्या हैं, एक छोटे से स्थान पर केंद्रित हैं कंसंट्रेटेड एटम के अंदर। अब इस डाटा से इन्होंने ये कैलकुलेशन किया कि रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का वो लगभग 10⁵ टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ द एटम। कि न्यूक्लियस का रेडियस, न्यूक्लियस समझते हैं, न्यूक्लियस मतलब हुआ जैसे ये एटम हुआ ना, तो इसका जो केंद्र होगा, ये केंद्र जो है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन रहते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और न्यूट्रॉन रहता है जो कि कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता है, न्यूट्रॉन कैरी नो एनी चार्ज। और इस पॉइंट कहेंगे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इस एक्सपेरिमेंट समझ में हम लोग ये आया कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वह 10⁵ टाइम्स क्या होगा, 10⁵ टाइम्स लेस होगा, कम होगा, किससे, एटम से। यानी अगर एटम जो है इतना बड़ा है, सपोज कर रहे हैं, तो इसका 10⁵ टाइम्स कम होगा कौन, इसके अंदर का न्यूक्लियस, जहाँ पर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, बाद बाकी जगह खाली रहेगी या इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। इसके बारे में अभी हम लोग फिर समझते हैं क्या इन्होंने कहा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, अपना न्यूक्लियर मॉडल पेश किया, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, जिसमें क्या क्या बात कहा गया, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि किसी भी एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यानी न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, तो न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज कैरी करता नहीं है, तो चार्ज कौन कैरी कर रहा है, प्रोटॉन कैरी कर रहा है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव होगा। नियरली ऑल द मासेस ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही सेंटर में रहते हैं, तो अधिकतर जो मास होता है एटम का वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, यानी सेंटर ऑफ द एटम में। दूसरी बात, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। जिस तरह से सूर्य एक सेंटर में रहता है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है किसी एटम के अंदर। यह बात यहाँ से सामने आई। और तीसरा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। मैं बताया 10⁵ टाइम्स कम होता है। सोचिए कितना बड़ा ये संख्या है, 10⁵ टाइम्स इतना कम होता है न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। इसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम भी हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड मॉडल के एटम में, एटम के मॉडल में। लेकिन आज हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर इसके बाद फिर आगे बोर मॉडल और इसके बाद न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स के बारे में और किस तरह से ये बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस, सब चीज़ मैं आपको तरीके से समझाऊंगा, कहीं कोई इसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। हाँ, आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, आप लोग जो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद पहले वाला लेक्चर भी एक बार पढ़ लेंगे, ताकि वो आप लोगों को याद आ जाए कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, तो उससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छा पसंद आ रहा है, समझ में आ रही है सारी चीज़ों को, तो अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, चाहे वो किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, आप उसको शेयर कीजिए चैनल को। आप यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और अभी इंस्टेंटली उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में,
अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, क्या किसी भी, जो बेसिक्स जो सीखना है वो सबको सीखना है, वो सबको जानना है। तो ये एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताब है, आपको लाइन बाय लाइन समझा दिया हूँ मैं। इससे बेहतरीन तरीके से आपको एनसीईआरटी समझने में बहुत, अगर स्वयं से पढ़ें आप तो काफ़ी कठिनाई होती है, तो मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप दोबारा पढ़ करके और मुझसे कंसल्ट करके पूछ भी सकते हैं, अगर आपको कहीं पे इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं नाइस क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।